लें जी, ब्रेक के बाद आपके साथ हैं हमारे प्यारे भाई हमदोनात पढ़ते हैं हाफिज़ खुबैब अहमद। इनको खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक है? पानी वानी पी लिया है, फ्रेश हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक है, फिर भी हम आपसे सुनेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। और इनके साथ एक और हमारे बड़े प्यारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा इनका काम है, डॉक्टर खावर नज़ीर साहब। इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख लें, मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिए डॉक्टर साहब। मुलाकात हो नहीं पा रही थी प्रोग्राम के ज़रिए, चूँकि हम सैलाब में जो भी हमारे बहन भाई और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके लिए अपना करम का मामला करें। उनको इन्फेक्शंस जो स्किन के हवाले से, फिर वो कुछ डिजीज़ जो खड़े पानी के हवाले से आपकी बॉडी पे कर देती हैं प्रॉब्लम्स, उनके हवाले से भी बात करनी थी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने लेके तो आपको इनवाइट किया, तो आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। वेलकम जी, वेलकम। ले जी डॉक्टर साहब, तैयार हैं आप सवालों के लिए? एक यलगार है सवालों की वैसे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये है कि अभी जो हालिया मॉनसून का स्पेल चला है, कई जगहों पे बारिश है, कई जगहों पे नमी है, हब्स है, हम सारे फेस करें। वैसे आप माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं, क्या यूज़ करते हैं आप खुद अपने लिए स्किन के लिए? आपका हुस्न नज़र है। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। ये डिप्लोमेटिक सा आंसर दे दिया, बताएंगे नहीं ना, वो फीस लेते हैं बताने की। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बरसात की नमी है, हब्स है, और फिर जल्द के जो कुदरती तहफ़्फ़ुज़ को ये मुतासिर कर देता है, कभी हम रैश कर लेते हैं, कभी वो मॉइस्चराइज आ रहा है, हाथ से ज़ोर से या टिश्यू से ज़ोर से रगड़ लिया। इस मौसम में एक्ने और दानों से बचाव किन किन तरीक़ों से मुमकिन है? ठीक। अच्छा निज़ामी साहब, बरसात में मौसम जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमिडिटी है क्या। हाँ जी। हमने आजकल टेम्परेचर चेक करते हैं तो लगता है जी 38 टेम्परेचर है, लेकिन फील लाइक 47 है जी जी। तो वो फील लाइक 47 ह्यूमिडिटी की वजह से हो रहा होता है। यानी एक्चुअल टेम्परेचर अगर 35 है या 38 है, तो जो पसीना है हमारे जिस्म पे वो उड़ नहीं रहा, इवेपोरेट नहीं हो रहा। ठीक है। तो वो जिस्म पे रहता है और जिस्म को गर्म रखता है। अगर वो इवेपोरेट हो जाए तो जिस्म ठंडा हो जाएगा, लेकिन चूंकि इतनी नमी है हवा में, वो इवेपोरेट नहीं होता, तो इसलिए फील लाइक टेम्परेचर यानी हमारे जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मानसून में ह्यूमिडिटी फैक्टर की वजह से फील लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारी स्किन पे अपना ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है, पसीना खुश्क नहीं हो रहा होता, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, तो हमारी स्किन एक आइडियल आप कह लें कि एनवायरनमेंट बन जाती है इन्फेक्शन के लिए। ओह अच्छा। ये ऐसे ही आप देखें कि एक टॉवल है, तो गीला टॉवल है, तो उसको हम अगर धूप है और खुश्क हवा है, अच्छी ह्यूमिडिटी नहीं है, तो वो बड़ी जल्दी खुश्क हो जाएगा। वही गीला टॉवल अगर आप ह्यूमिडिटी में रखते हैं, धूप नहीं है, तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी, जल्दी खुश्क भी नहीं होगा और स्मेल देना शुरू कर देगा। तो हमारा जिस्म भी ऐसे ही स्मेल देना शुरू कर देता है। अगर पसीना बहुत देर तक रहे तो हमारे जिस्म के कोई ख़ास हिस्से हैं जिसमें ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मॉइस्चराइज आ रहा है चेहरे पे, कुछ लोगों को बहुत कम आता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आता है। सो दोनों सूरतों में हम बात कर लेते हैं। चेहरे पे मॉइस्चराइज आ रहा है, आपने रब कर लिया उसको, टिश्यू से आपने उसको कर लिया बहुत बुरी तरह से कि जी मेरी बिल्कुल फ्रेश, वो किस हद तक डैमेज कर जाता है? देखिए हमारी स्किन मैंने जैसे कहा कि ये मॉइस्चर की वजह से, ऑयल की वजह से सेंसिटिव हो जाती है, और अगर आप रब करेंगे जैसे आपने कहा तो स्किन मज़ीद सेंसिटिव हो जाएगी। उसके पोर्स ऑलरेडी क्लॉग्ड हैं, यानी वहाँ पे एक्नी ऑलरेडी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। और स्किन इरिटेटेड है, अगर आप ज़ोर ज़ोर से रगड़ेंगे तो आपकी स्किन मज़ीद सेंसिटिव होगी और वहाँ पे खारिश, गर्मी दाने, रैशेज़ ज़्यादा बन सकते हैं, या वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा ग्रो कर सकती है, क्योंकि उसका जो बैरियर है वो ठीक काम नहीं कर रहा। तो हमें साफ़ ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जेंटली साफ़ करना चाहिए ताकि उसको डैमेज ना हो। हमें ऑयल को और पसीने को साफ जरूर करना है, लेकिन जेंटली करना है। या तो उसको टैप करके आराम से कर लें, या उसको अच्छे किसी वो जो वॉश करने वाली चीज़ें बिल्कुल सही वॉश कर लें। ठीक है। सही। अच्छा सर, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अगर उनको इचिंग हो रही है और वो रूटीन में करते हैं, उनका ब्लड तक निकल आ रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि यार हमें इसके बगैर ना सुकून नहीं मिलता, मेडिकेशन भी कर रहे होते हैं। ये क्या रीज़न होती है कि आप इचिंग भी करते जा रहे हैं, मेडिकेशन भी ले रहे हैं? क्या हैबिचुअल हो जाते हैं या उसमें कोई मज़ा आ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा बार बार करने से? क्या वो मामला क्या है? अच्छा, इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बाज़ लोगों को मज़ा आ रहा होता है या नशा होता है, उनको सुकून उस वक्त मिलता है जब तक ब्लड ना निकला है, वो खारिज करते रहते हैं। एक तो खारिज का नशा भी होता है। दूसरा ये है कि बाज़ का इन्फेक्शन होती है और फंगल इन्फेक्शन होती है। ठीक है, ठीक है। गर्मियों में मानसून में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फंगस को क्या पसंद है? नमी पसंद है।
और थोड़ा सा आप कह लें कि टेम्परेचर ज़्यादा हो, गर्मी पसंद है और डार्कनेस पसंद है। इसीलिए हमारी पाँव की उंगलियों के दरमियान, स्पेशली आखिरी 2 उंगलियां वहाँ पे जो वज़ू करते हैं हम लोग, मोस्टली उनको वहाँ पे फंगस हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा डार्क एरिया होता है, वहाँ पे पानी रह भी जाता है, हम वज़ू के बाद खुश्क नहीं करते, या हमारे अंडर आर्म में, बगलों में, या प्राइवेट एरियाज़ के एरिया में वॉशरूम यूज़ करने के बाद अगर हम साफ़ ना करें तो वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, नमी भी होती है और फंगस ज़्यादा ग्रो कर जाती है। ठीक है। अच्छा, अब फंगस जो है वो खारिश का एहसास करती है। अगर फंगस को प्रॉपर दवाई से यानी एंटी फंगल से ट्रीट नहीं करेंगे, कोई भी स्टीरॉयड क्रीम बाज़ार से लेके लगा लेंगे तो वक्ती तौर पे आपकी खारिश बेहतर हो जाएगी, लेकिन आपकी फंगस पहले से ज़्यादा होगी और खारिश का एहसास भी पहले से ज़्यादा होगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन ट्रेंड है कि हम लोग, ज़ाहिर है हर बंदा डॉक्टर के पास आसानी से जा भी नहीं सकता और छोटे छोटे मसलों के लिए जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका कोई भी रैश किसी भी क्रीम लगाने से, स्टीरॉयड क्रीम लगाने से वक्ती तौर पे ठीक होता है, लेकिन बाद में पहले से ज़्यादा हो जाता है या दाने ज़्यादा बन रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉपर, मेरा ख्याल है कि चेक करवा के प्रॉपर एंटी फंगल क्रीम्स या दवाई इस्तेमाल करनी और वो लॉन्ग टर्म आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ओवर द काउंटर हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई माइल्ड हमने कोई एंटीबायोटिक ले लिया या कोई हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया, वो लेने बड़ा एंजॉय कर रहे हैं खुबैब हमारी बातों में, लगता है काम की बातें हो रही हैं खुबैब के, तो वो यूज़ करने का हम वक्ती फ़ायदा देख रहे होते हैं, इन द लॉन्ग रन हम नुकसान क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता चल रहा होता। इस पर हम आते हैं। अभी फंगल इन्फेक्शन की आपने बात की, ख़ास तौर पर मॉनसून में ये ज़्यादा हो जाता है क्योंकि नमी है, फिर वो स्वेटिंग है, ये बार बार क्यों लौट आते हैं? एक तो ये जैसे आपने कहा कि आपने उसका मुस्तकिल इलाज नहीं किया, मौसर इलाज नहीं किया, दूसरा हमारी अपनी को खामियां हैं इसमें या मौसम का इफेक्ट ज़्यादा होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तो हम, जैसे आपने कहा कि अपनी खामियां, उसमें जनरली यही है कि मानसून में पसीना ज़्यादा आ रहा होता है जी, तो हमें तो एक तो ये अपने कपड़ों के हवाले से ऐसे कपड़े पहने जिनमें पसीना कम हो, खुले ब्रीदेबल कॉटन के कपड़े पहने। अगर आप बंद शूज़ पहनते हैं, आपकी जॉब की नौयत ऐसी है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, तो आप अपनी सॉक्स डेली चेंज करें। बंद जूते जो हैं अगर आप पहनते हैं तो आप 2 पेयर रख लें, एक पेयर एक दिन पहने, एक को हवा लगवा लें, धूप लगवा लें, दूसरा चेंज कर लें। इसके अलावा अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है या आपका नमी का ज़्यादा एक्सपोजर है, गर्मी का ज़्यादा एक्सपोजर है, तो कोशिश करें कि आप हवा के अंदर, पंखे के आगे बैठें, एसी के आगे बैठें, या टिशू टॉवल से अपने एरिया को क्लीन रखें और डेली वॉश लाजमी करें, नहाएं ज़रूर। नहाएं ज़रूर, ठीक है, ठीक है। सर, रेटिनल और दीगर जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जिसकी अभी हम, वैसे डॉक्टर साहब को देख के मेरे यहाँ पे 2 दफ़ा खारिश हो गई है, ये शायद कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है। एनीवे अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो रेटिनल जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, क्या बरसात के मौसम में इनको चेंज करना चाहिए? टेक्निकली तो ऐसा ही है, मुझे पता ही, आप बताने वाले हैं, क्योंकि हम रूटीन में कोई लोशन लगा रहे हैं, कोई स्किन केयर लगा रहे हैं, मर्द ख़वातीन, ये सबका राइट है। और एक मिथ इसमें ये भी कि हम समझते हैं कि सन ब्लॉक सिर्फ हमने जब बाहर निकलना है तो लगाना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का जवाब दीजिएगा प्लीज़। इसमें निज़ामी साहब, जिल्द हमारी सेंसिटिव हो जाती है मानसून में, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो इस पे जो भी रेटिनॉल या कोई और एक्टिव बेशुमार और लोग लगा रहे होते हैं चीज़ें, एंटी एजिंग के हवाले से, पिगमेंटेशन के हवाले से, उसकी अमाउंट कम कर देनी चाहिए। एक तो अमाउंट कम कर दें और इंटरवल बढ़ा दें। अगर आप डेली लगा रहे हैं तो हो सकता है आपकी स्किन इरिटेट होना शुरू हो जाए, उस पर रैशेस बनना शुरू हो जाए, दाने बनना शुरू हो जाए, और वो चीज़ आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान दे रही हो, तो आप उसकी मिकदार को कम कर लें और थोड़ा सा इंटरवल बढ़ा दें, यानी डेली लगाने की बजाय 1 दिन या 2 दिन का गैप दे दें। तो आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखें अगर स्किन पे इरिटेशन है, जलन है, खारिश है या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो उनकी अमाउंट कम कर लें और इंटरवल बढ़ा लें, यानी कुछ दिनों का गैप दे दें, लगाएं ज़रूर। इसी तरह सन ब्लॉक का आपने कहा कि सन ब्लॉक का आम तौर पे ये कंसेप्ट है कि अगर धूप है तो हम लगाएंगे या बाहर जाएंगे तो लगाएंगे, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या यूवी रेज जो हैं वो इनडोर भी आ रही होती हैं और इवन क्लाउडी वेदर में भी, यानी वहाँ पे सूरज की रोशनी तो नहीं है लेकिन यूवी रेज आ रही होती हैं, तो हमें सन ब्लॉक लगाना चाहिए। वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है पिगमेंटेशन के हवाले से, एंटी एजिंग के हवाले से, या कोई रैशेज़ वगैरह हैं, सूरज की रोशनी से बाज़ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है जिसे हम फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं, तो उससे भी प्रोटेक्ट करती है। करना चाहिए और वो यूज़ कर सकते हैं आप, वो अपने आप डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के यूज़ करें कि कौन सा सूट करेगा, क्योंकि मौसम ऐसा है तो इसमें हमें, क्योंकि ऑलरेडी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो हमें ऑयल फ्री सन ब्लॉक यूज़ करने चाहिए, जेल बेस्ड करने चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक ना हो, क्रीमी बेस्ड ना हो, लोशन बेस्ड या जेल बेस्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे मॉइस्चराइज आ रहा है, एट द सेम टाइम
आप जब फ्रेश होते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं या आप शावर ले लेते हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे पोर्शंस में आपको कहीं ना कहीं ड्राइनेस भी नज़र आने लग जाती है। ये इस मौसम में भी, वरना तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि सर्दी में हो जाती है ड्राइनेस, तो ये क्या रीज़न होती है? देखिए, हमारी स्किन जो है इसको हमेशा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। इवन हमारी स्किन ऑयली है या जैसे आजकल का सीज़न, इसमें भी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। अच्छा। तो अगेन वेरिएबल है, बाज़ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों की पैचेस में होना शुरू हो जाती है। तो हमें मॉइस्चर की ज़रूरत है, लेकिन मॉइस्चर की सिलेक्शन में थोड़ा सा ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र मिलती हैं या जिनका कंटेंट जिसमें ऑयल कम होता है, लोशन बेस्ड होते हैं वो आप, या जेल बेस्ड होते हैं वो आप लगा सकते हैं। वो लगा सकते हैं। और ये अगेन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, वो उसका प्रॉपर चेकअप करवाना ज़रूरी है। जी। अच्छा, ये हम नॉर्मल हालात की बात करें, अभी जो ऐसे लोग, जैसा अभी हम जाके देख के आए, हमारी टीम ने जाके देखा, पैगाम टीवी की टीम, जमजम वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ने, कि पानी बहुत खड़ा है। पानी के अपनी एक बदबू जो खड़े पानी की होती है, फिर उसके बाद आपके इर्द गिर्द ताफुन बहुत है, गंदगी बहुत है, उस पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हो, जब ड्राई होगा तब पता चलेगा। बच्चे भी वहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द हजरात भी मौजूद हैं। वो किस तरह से बच सकते हैं? उनके पास तो चीज़ ही कोई नहीं है, किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं? मैंने देखा लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ लोग फिर कुछ ऐसी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुके हैं, मर्द व ख़वातीन, रेड हुई हुई है स्किन, और वो वाइट होने के चक्कर में वो बड़ा डैमेज करके बैठे। क्या किया जाए इनके लिए? अच्छा निज़ामी साहब, जैसे आपने कहा कि जो बारिश का खड़ा पानी है वो वाकई सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, उसमें ज़ाहिर है बाज़ का सेवरेज का पानी भी आ रहा है, डस्ट है, मिट्टी है, केमिकल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, बेशुमार चीज़ें हैं। तो वो बेसिकली आपकी स्किन को ना सिर्फ इरिटेट करता है बल्कि बेशुमार किस्म की इन्फेक्शन, जो कि फंगल भी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, पित्त दाने भी हो सकते हैं, बेशुमार चीज़ें कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर मसले के लिए डॉक्टर के पास जाना है या महंगे महंगे इलाज करने हैं। सिंपल केयर, यानी अगर आपका एक्सपोजर हो गया, बारिश के पानी में जाना पड़ गया आपको, समहाउ आपका कोई रास्ता ऐसा नहीं है, आपने उसमें से गुजर के गए हैं, तो आप अपने बॉडी एरियाज़ को फ़ौरन सादा पानी से क्लीन कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट तो सफाई है ना, सफाई निस्फ़ ईमान है हमारा। बिल्कुल। तो हम अनफॉर्चुनेटली बाज़ का छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप सादा पानी, सादा साबुन से अपने उन एरियाज़ को साफ़ कर लें तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी या आने वाली बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपके कपड़े पसीने वाले हैं या वेट हो गए हैं तो आप कपड़ों को चेंज कर लें। तो पहला चीज़ ये है कि हमने सफाई का ख्याल करना है। अगर थोड़ा बहुत कोई मसला है तो आप इनिशियली अपने तौर पे कोई भी दवाई जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी भी क्रीम या दवाई से वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ रहा है और आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं, आपकी गर्मी दाने, आपने जैसे कहा रैशेज़ हैं या कुछ प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही और लंबे अरसे तक चल रही है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको करीबी डॉक्टर को लाज़मी दिखाना चाहिए। ठीक है। शदीद पसीना है, नमी है, और इस मौसम में सनस्क्रीन का जैसे आपने भी तज़किरा किया, कौन सी प्रोडक्ट्स बेहतर हो सकती है? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, बट अगेन बात वहीं पे आ जाती है, जब तक एग्जामिन ना हो नहीं बताया जा सकता। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे अगर आप नॉर्मल स्किन है आपकी और आप यूज़ करना चाहते हैं, हम दोनों तरह ले लेते हैं, अगर ड्राई भी है और अगर ऑयली भी है, दोनों तरह से, तो आपको कौन से मॉइस्चराइज, कौन से सनस्क्रीन, कौन से लोशन इस्तेमाल करने चाहिए? कोई रैंडम कोई चीज़ें हैं इस तरह की? इसमें एक तो ये कि सन ब्लॉक में हमेशा हम कहते हैं एक नंबर लिखा होता है, उस पर SPF 30+ होना चाहिए, यानी उस SPF होता है सन प्रोटेक्टिव फैक्टर। ठीक है। तो उस पर नंबर होते हैं 30, 50, 100, तो मिनिमम 30 आप देख लें। 30 से ऊपर 50 भी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 30, 40 इज़ इनफ, 30 से कम ना हो। एक्सक्यूज मी जी, सूरज की रोशनी से बचाने के लिए, यूवी रे से बचाने के लिए सन ब्लॉक पे जो नंबर लिखा हुआ कम से कम 30 का हो, ये आप ध्यान में रखें, कोई भी ले लें आप। दूसरा, इस मौसम के हवाले से आई विल सजेस्ट कि उस पर लिखा हो कि ऑयल फ्री है, नॉन कोमेडोजेनिक है, या वो जेल बेस्ड है। क्रीम थिक हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन के पोर्स ब्लॉक हैं। अगर आप क्रीम, हैवी क्रीम बेस्ड लगाएंगे तो आपकी स्किन के पोर्स ब्लॉक होंगे और आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है, यानी आपकी स्किन पे दाने ज़्यादा निकल सकते हैं, रैशेस बन सकते हैं, स्किन इरिटेट हो सकती है। अच्छा, ठीक है। तो हमें लाइट मॉइस्चराइज़र या लाइट सन ब्लॉक लगाने हैं जो कि जेंटल हों। इसी तरह मॉइस्चराइज़र में भी आपने क्रीम बेस्ड नहीं, जेल बेस्ड या लोशन बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करने हैं, और वो आपको आसानी से मिल जाते हैं जिस पे लिखा होता है नॉन कोमेडोजेनिक या ऑयल फ्री, जनरली उस पे लिखा होता है। ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें वाटर बेस्ड भी होते हैं या? जी, वाटर बेस्ड भी होते हैं। वाटर रेजिस्टेंट क्या होता है सर? वाटर बेस्ड, देखिए वाटर बेस्ड या वाटर रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली ये होता है कि सन ब्लॉक लगाया, आपको पसीना आया तो बह गया,
या आपने सन ब्लॉक लगाया, बारिश हो रही है तो बह गया, तो वाटर रेजिस्टेंट ये है कि वो लगा रहेगा, वो बहेगा नहीं। आपने लगाया तो उसका इम्पैक्ट कंटिन्यू रहेगा। तो आमतौर पे जो मिलते हैं वो मोस्टली वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, उस पर लिखा भी होता है, तो आप यूज कर सकते हैं या पढ़ लें उस पर लिखा हुआ वाटर रेजिस्टेंट। और वो ऑयली भी नहीं होते, वो बहुत ज्यादा ऑयल, क्योंकि कुछ चीजें ज्यादा ऑयल भी कर देती हैं स्किन पे, वो आमतौर पे नहीं होते। नहीं होते। हमें गोरा होने का बहुत शौक है, हमारी स्किन अल्लाह ने ब्रिटिश बनाई है, क्यों खुबैब? हर बंदा चाहता है कि जी मैं चिट्टा ही लगूं, मैं ये एक ज़हनी हमारी है कल्चर में, जबकि अल्लाह ने जो हमारी स्किन बनाई है वो बेहतरीन स्किन है, हम उसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं बजाय इसके। उस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा फार्मूला क्रीम में लगाते हैं, और ऐसी कई शख्सियात हमारे इर्द गिर्द होती हैं कि उन्हें अपना चेहरा स्किन उतार ली होती है, वो रेड नज़र आ रही है तो उनको लगता है शायद वो लालियाँ आ रही हैं चेहरे पे, कितना बड़ा डैमेज है। और फिर हमारी ख़वातीन उसी स्किन के साथ किचन में या चूल्हे के आगे काम कर रही होती, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने जैसे कहा अल्लाह ताला ने बेहतरीन हमें रंग दी है, स्किन दी है, और बिलीव में जो विटिश कलर है, गंदमी कलर है, ये हम बीइंग स्किन स्पेशलिस्ट में बात कर रहा हूँ, ये सबसे खूबसूरत रंग है, ये सबसे आप कह लें कि हेल्दी स्किन है। ये आप गोरे जो हैं वो टैनिंग सैलून्स में जाते हैं और अपने कलर को डार्क करना चाहते हैं, यानी हमारा कलर उन्हें अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं हम गोरे हो जाएं, क्योंकि गोरी स्किन सेफ़ नहीं है, उस पर स्किन कैंसर हो सकते हैं, उस पर रैशेस जल्दी हो सकते हैं, उस पर झुर्रियाँ ज़्यादा बनती हैं, एजिंग ज़्यादा हो जाती है। आप देखें गोरे हमारी जो ख़वातीन है 35-40 साल की उम्र में यंग नज़र आती हैं, लेकिन जो गोरी हैं उनकी रिंकल्स बनना शुरू हो जाती हैं बहुत जल्दी। अच्छा, एक तो ये है कि हमें ना हेल्दी स्किन को देखना है, हमारी स्किन अगर हेल्दी है तो वो खूबसूरत है, उसका अपना ग्लो है। गोरी स्किन खूबसूरत नहीं है, हेल्दी स्किन, ठीक है? तो हमें हेल्दी स्किन को अचीव करना है, और उसके लिए सिंपल ये है कि अगर आप सन ब्लॉक लगा लें, मॉइस्चराइज कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गोरा होने का शौक है, हमारा कम्प्लेक्स है सोसाइटी में, तो उसमें भी गोरे होने के लिए भी सिंपल चीज़ है कि आप दिन में सन ब्लॉक लगाएं। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो फिर आप स्कार्फ, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, दुपट्टा, कैप लाजमी पहने। टैनिंग हो जाती है सूरज की रोशनी से ना, कलर डार्क होना शुरू हो जाता है, तो दिन में सन ब्लॉक लगाएं और रात को मॉइस्चराइज कर लें, अपनी स्किन को अच्छा सा मॉइस्चराइज कर लें। एंटी एजिंग के हवाले से जैसे आपने रेटिनॉल की बात की है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है। इस तरह अल्फा आर्बुटिन है, एक इंग्रेडिएंट होता है, वो भी पिगमेंटेशन को, रंग को गोरा करने में हेल्प करता है, और इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं। तो आप रात को एक कोई भी एक्टिव रख लें जो कि आपके कलर को बेहतर करे, दिन में सन ब्लॉक लगाएं, हल्का सा मॉइस्चराइज करें और खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये यकीन करें ब्लेसिंग है आपकी स्किन की, और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को अप्रिशिएट करें। क्या बात है, क्या बात। ये सबसे बड़ी बात है। खुशी की गोली नहीं मिलती कहीं से, वो बंदा खा लिया करे डेली की एक गोली खा ले, 2 खा ले, लेकिन ये है कि ये आपके अंदर से है, अंदर से आप है। अंदर से जैसे होंगे आप रिफ्लेक्ट करेंगे, करेंगे। कुछ होता है ना, बंदे को देख के यार फॉर नो रीजन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसकी कोई रीजन होती है कोई ना कोई। और जैसे फॉर नो रीजन मुझे खावर भाई बहुत अच्छे लगते हैं, खुबैब भाई बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये इनके अंदर की खूबसूरती है जो आपको अट्रैक्ट कर रही होती है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और बताइएगा कि बरसात में जैसे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, शायद ये रीज़न है, कुछ चेंज होता है क्लाइमेट, कुछ को खुश्की हो जाती है स्कैल्प पे, डिफरेंट चीज़ें, या फंगस के कुछ मसाइल हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है इस मौसम में? वेरी राइट, आपने कहा कि बरसात में तो इसमें वही रीज़न्स आ जाती हैं, क्योंकि हमारी ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं तो उनको पसीना ज़्यादा आ रहा होता है, दुपट्टा लेती हैं, स्कार्फ लेती हैं, अबाया पहनती हैं, तो सर में स्पेशली पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, या वो जब भी अपने हेड वॉश करती हैं तो गीले बाल बाज़ का, क्योंकि जल्दी खुश्क भी नहीं हो रहे होते, तो वो गीले बाल बांध लेती हैं, उससे भी स्किन में जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो फंगस ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इसी तरह जो लोग हेलमेट का यूज़ करते हैं उनको भी पसीना ज़्यादा आ रहा होता है, और अगर वो अपना सर वॉश नहीं करते प्रॉपर तरीके से और उसे ड्राई नहीं करते तो उनकी स्किन में, सर के जो जिल्द है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, जैसे आजकल का मौसम है, तो आप तो एक वॉश करें, डेली वॉश करें, और बहुत ज़्यादा पसीना है तो सुबह और शाम कर लें। ख़वातीन के लिए डेली 2 दफ़ा वॉश करना मुश्किल है, मर्द कर सकते हैं, छोटे बाल होते हैं, लेकिन ख़वातीन 1 दफ़ा लाजमी करें, और उसके बाद ड्राई करें स्कैल्प को, ड्राई ज़रूर करें, वरना आप वो इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिस पे इन्फेक्शन हो सकती है, फंगस हो सकती है, और आपका हेयर लॉस फिर ज़्यादा हो सकता है। प्रोडक्ट भी वैसे यूज़ करें आप, एंटी हेयर फॉल, और वैसे एंटी एजिंग तो सारी यूज़ करने की कोशिश करें, एंटी हेयर फॉल का भी यूज़ करने की कोशिश कर लिया करें, और फिर सीरम वगैरह लगा लें, कोई अच्छी चीज़ उसको बालों को अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ नज़ामी साहब मैं ऐड करूँगा कि हर खुश्की जो है सर में, उसमें ऑयल देना ज़रूरी नहीं है,
नहीं है। यस, क्योंकि बाज़ का आप जो खुश्की में ऑयल लगा रहे होते हैं वो बेसिकली आपकी जो सिकड़ी है उस पर ऑयल लगाने से आपकी फंगस ज़्यादा हो रही होती है जी, तो वो बेसिकली आपकी फंगस को या सिकड़ी को प्रमोट कर रहा होता है ऑयल, तो आपको हमेशा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होती। जी, ये बड़ी टेक्निकल, बड़ी गहराई की बात है, मुफ्त में हमें पता चल गई। नहीं जी, एक और मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हकीम मुबशर अली साहब, माहिर तिब हैं, इनको भी वेलकम करेंगे। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम निज़ामी साहब। सर अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। इस मौसम के हवाले से चंद एक चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं वक्त के साथ साथ कि सर जो अभी, जज़ाकल्लाह सर, जिस तरह सैलाब में खड़े पानी से इलाकों में जल्दी जो एलर्जी हो गई है, खारिश हो गई है, और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि मौसम अभी कुछ दिन मजीद ऐसा रहना है। हाँ, जिल्द के ऊपर कोई एलर्जी या खारिश आ जाए तो उसके लिए बेहतरीन जो तिब में अच्छी दवा है उसका नाम है शहतरा। देहाती ज़बान में उसको फिर पापड़ा भी कहते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ उन्नाब शामिल करने और उसके साथ सना मक्की का इजाफा करना है। तीनों की तरतीब इस तरह रखनी है कि 7 दाने उनाब, 3 ग्राम शहतरा और 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक सना मक्की। जिसको कब्ज है वो ज्यादा डाल दे, जिसको कब्ज नहीं वो कम डाल दे। इतनी मिकदार में 1.5 कप पानी शामिल करें, एक जोश दे दें, छान के नीम गर्म पी लें, सुबह दोपहर शाम पिए। इंशाल्लाह 3 दिन के बाद इसका बेहतरीन सफाया हो जाएगा। टोटल 7 दिन पी लें तो खारिश एलर्जी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, जो हम तिब के हवाले से बात करें तो तिब यूनानी में जो बरसात में खून की सफाई और जिल्द की सेहत के लिए कोई ख़ास जड़ी बूटियां हैं, कोई कुदरती नुस्खे भी हैं जो मुफीद हो सकते हैं? हाँ जी, बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं जी। जिस वक्त हम जिल्द के ऊपर देखते हैं तो हमें 3 तरह की चीजें नजर आती हैं कि जिल्द के ऊपर बाज लोगों को पानी के छाले बन जाते हैं, बाज को खून वाले दाने होते हैं, बाज को पीप वाले दाने होते हैं। इन तीनों की अलग अलग अद्वियात बयान करते हैं ताकि लोगों को उसका सही फायदा पहुंचे। अगर किसी को पीप वाले दाने हैं तो उसके लिए वो गुले मुंडी का इस्तेमाल करें। अच्छा। रात को 7 दाने गुलमुंडी 1 कप पानी में डाल दें, सुबह उसका पानी निहार मुंह पीना शुरू कर दें। या उनके पास पनीर रोटी मौजूद है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी 7 फूल छोटे छोटे पानी में भिगो दें, 1 गिलास में सुबह उसका पानी पी लें। दोनों में जो भी करेंगे तो पीप वाले दाने खत्म हो जाएंगे। और जिनके अंदर खून रहता है उनके लिए जो मैंने पहले कहा जिक्र किया था, शहतरा, सना मक्खी और उनाब, वो पिएंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और जिनके पानी वाले दाने उनके लिए बेहतर होता है कि वो अपना इस्तेमाल कर लें लौंग, दालचीनी और उसके साथ थोड़ा सा पुदीना शामिल कर दें तो इंशाल्लाह वो पानी वाले दाने भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा हकीम साहब, जो चीज़ें आप बता रहे हैं इनकी क्वांटिटी को मिकदार भी बता दें ताकि कितने दिनों में इस्तेमाल करने के लिए कौन सी मिकदार है पता चल जाए। 3 दाने लौंग के होंगे, 3 टुकड़े 1-1 इंच के दालचीनी के होंगे। अच्छा। और उसके साथ 3 टहनियाँ छोटी छोटी पुदीने की जिसमें कोई 6-7 पत्ते लगे हो पुदीने के। इनके अंदर 1.5 कप पानी डालना है, एक जोश देना है, छान के नीम गर्म पी लेना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो चिकन पॉक्स होते हैं इनके निशान और इनके ऊपर इरिटेशन बहुत ज़्यादा, खारिश बहुत ज़्यादा, और जब चले जाएं तो फिर वो निशान बाकी छोड़ जाते हैं, इसके लिए कोई महफूज कुदरती तरीका है बचा जा सके इन चीज़ों से? इसकी भी बेहतरीन जो दवा है उसका नाम है खूब कलां, उसको खाकसी भी कहते हैं। ये 2 नाम है। जब में खूब कलां लेनी है 3 ग्राम, उसके अंदर मनक्का शामिल करना है 5 दाने, उनाब शामिल करने हैं 7 दाने। इसके अंदर 1.5 कप पानी डालना है, एक जोश देना है, छान के नीम गर्म पिलाना है। बच्चे की उम्र अगर 2 साल से कम है तो 1-1 चम्मच दें। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा है तो कप का 1/4 हिस्सा दें। अगर उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा है तो आधा कप दें। अगर 12 साल से ज्यादा है तो पूरा कप दे दें। ये सुबह दोपहर शाम दें। इंशाल्लाह बच्चे के दाने भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। और मुश्किल दानों की सफाई के लिए जो बाकी असरात रह गए इसको 3 से 4 हफ्ते दे दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो फंगल इन्फेक्शन पाँव या बगलों में जो नमी और सोजिश की वजह से हो जाता है इन नमी वाले दिनों में, कोई कुदरती एंटी फंगल अज्जा भी मौजूद हैं जो हेल्प करते हैं?
जी बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं। जी जैसे मोहतरम डॉक्टर साहब पहले ज़िक्र फरमा रहे थे कि नमी रह जाती है ख़ासकर प्राइवेट अज़ाब में, जी तो जी। उनका बेहतरीन हल होता है कि किसी साफ़ कपड़े से, तौलिए से उसको आराम-आराम से साफ़ कर लिया जाए। जब अच्छा भी वुज़ू करे, नहाए, पानी का इस्तेमाल हो तो उसकी सफाई कर ली जाए। अगर इसके बावजूद कहीं फंगस रूनुमा हो गई है तो उसका बेहतरीन हल है, दिल में चूँकि उस रतूबत को ख़त्म करने के लिए जो मायानाज़ दवाई है उसका नाम है तुम्मा। क्या नाम है जी? जो तुम्मा, अच्छा तुम्मा तुम। और अरबी में हंजल कहते हैं, हंजल तुम्मा। हम्म हम्म, उसके अंदर हमने थोड़ी सी शामिल करनी होती है राई और गंधक। गंधक को साफ करना होता है हम्म। और राई और दोनों चीजों को मिलाना होता है। मिला के तो इसका 250 mg से लेके 500 mg तक कैप्सूल देते हैं उम्र के हिसाब से। तो ये अंदर जितने भी फंगल मादे मौजूद है सबकी सफाई कर देते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा सर, बरसात के मौसम में जिल्द को सेहतमंद रखने के लिए किन ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है? हम बाज़ारी खाने नहीं छोड़ते, लाहौरी अगर बात करें तो चस्का हमारी ज़ुबान पे रहता है, टिक्के कबाब और फिर मुरगन चीज़ें। हंस रहे हैं खुबैब बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब बैठे, ये भी हंस रहे हैं मेरी बात पे। तो कौन सी ग़िज़ाएँ खाएं ख़ास तौर पे इन दिनों में? चेहरे की सफाई के लिए तो मोहतरम कोशिश करनी चाहिए कि सादा सब्जी, कद्दू, टिंडे, तोरी, गाजर, मूली, शलजम, हलवा कद्दू, बंद गोभी, अरवी। गोश्त को दिल करे कि जिसमें में थकन है इसी में छोटा गोश्त शोरबे वाला डाल के वो इस्तेमाल करें। इससे आपकी जिस्म की ग़िज़ाइयत भी पूरी रहेगी और आंतों की सफाई रहेगी। मसला ये बनता है कि जब बच्चे ऐसी मैदे वाली बनी चीज़ें खाते हैं तो उनकी आंतों में फसाद शुरू हो जाता है, रुकावट शुरू हो जाती है, कब्ज़ रहनी, गैस बनती, तेज़ाबियत बनती, जिससे चेहरे पे दाने निकलते हैं। तो जिन बच्चों के बन चुके हैं उनकी सफाई के लिए तो कोशिश करें कि रात को सोते वक्त 1 गिलास गर्म दूध, 2 चम्मच छिलका इसबगोल, 2 चम्मच रोगने ज़ैतून मिला के पी लें तो उनकी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द सफाई हो जाएगी। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर भूखे रहें? नहीं, भूखे नहीं रहना, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा खानी, लेकिन खानी वो है अरे जिसकी आपको ज़रूरत है। अच्छा, लेकिन वैसे फॉर द लाइटर नोट, हकीम साहब, भूखा रहना भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स आपको डिटॉक्स बहुत अच्छा करता है अगर हम प्रॉपर तरीके से भूखे रहें, फाकई ना शुरू कर दें। बट इस मौसम में ख़ास तौर पे आपने जिस तरह बताया, एक ख़ास मैसेज, क्योंकि मुझे क्लोजिंग करनी है, जो चिकनी जल्द है या बंद मसाम है, अगर हम उनके हवाले से बात करें तो, या दानों से बचने के लिए, क्योंकि मौसम अभी यही चल रहा है, कौन सी कुदरती जड़ी बूटियां हैं, चीज़ें हैं, क्लेंजर हैं, वो इस्तेमाल कर ली जाएं? देखो, अगर तो किसी का ज्यादा मसला बना हुआ है ना तो वो शैतरा है, सना मक्की है, उनाब है, इसका जी कहवा लेगा ना तो उसको खारिश होगी, ना चेहरे पे दाने बनेंगे, ना जिल्द जी। पे गुदाना बनेगा। ठीक ठीक है। इनमें से जो चीज जिसको आसानी से मिल जाए इंशाल्लाह उसकी जिल्द साफ रहेगी, किसी किस्म की पीप पस वाले दाने नहीं आएंगे। ठीक है हकीम मुबशर अली हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें टाइम दिया, ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लें जी, हकीम साहब ने तो जो चीज़ें बताई वो तिब के हवाले से हैं, और डॉक्टर साहब ने भी हमें कुछ चीज़ें बताई हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो भी उनके हवाले से भी। अगर आप कुदरती अज्जा के हवाले से कुछ करना चाहते हैं तो वो हकीम साहब का मशवरा आपके सामने है। अगर आप कोई साइंटिफिक चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं तो वो डॉक्टर साहब का मशवरा आपके सामने। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, हमारे साथ मौजूद रहे। हकीम साहब तो मौजूद रहे जी, उनसे हमने खुदाफिज ले लिया, लेकिन वो भी हमारे साथ स्क्रीन पे ही हैं, इनको बहुत शुक्रिया जी। और मौजूद रहे हमारे साथ डॉक्टर खावर नज़ीर साहब। डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ मौजूद रहे हाफिज़ खुबैब अहमद साहब। हाफिज़ साहब, आपके भी आने का शुक्रिया। आपने बताया नहीं क्या लगाते हैं, लेकिन चलें, वजू के पानी वाली बात भी हम आपकी रख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ले जी, इसके साथ ही नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, दुआओं में हमें शामिल रखिए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।